हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलीज कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सीटेट एग्जाम जनवरी में प्रस्तावित है और बहुत कम समय बचा है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट सीरीज लगाएं और अपना सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वयं मूल्यांकन जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मीन्स सीडीपी के 30 प्रश्न का एक मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे दोस्तों। और इन प्रश्नों को दोस्तों करिए और अपना मूल्यांकन करिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में हम आपको सीटेट पेपर 2 के लिए जो क्लास 6 to 8 के लिए है, जो पेपर आपका 29 जनवरी 2012 को हुआ था, इस पेपर को हम लोग देखेंगे और इसके माध्यम से आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिए कि इस पेपर में अगर ये पेपर आता तो आपके 30 प्रश्न में कितने सही होते। यदि दोस्तों बिमलीज कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्लास के अंत में दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आज की क्लास से इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। जैसा कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, फर्स्ट नंबर सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, कि अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात की गई है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला ऑप्शन है हमारे जो है यहाँ पे कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा ऑप्शन है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो दोस्तों हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सर्च करने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग अपने मन में ही ये एनालिसिस करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। काफी अच्छा प्रश्न सीटेट के एग्जामों में आया हुआ। विकास शुरू होता है, पहला उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से, चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विकास हमारा प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, तो ये दूसरा ही ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों अपना सेल्फ असेसमेंट स्वयं मूल्यांकन करते चलिए कि आज की क्लास के 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। 2 प्रश्न हो चुके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में ये भी आया हुआ है। सभी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। काफी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है और आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों। पहला वाला ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा वाला ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा वाला ऑप्शन है भाषिक बुद्धि और चौथा वाला ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। आप लोग बताइएगा अपने कॉमन सेंस से, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका दूसरा ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि देखिए यहाँ पे पशु की बात की गई, खनिज, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है 4 नंबर का प्रश्न है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला यानी इसमें बात ये कही गई है कि अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला वाला ऑप्शन है बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, दूसरा वाला ऑप्शन है बुद्धि के वितरण
और आपका तीसरा वाला ऑप्शन है बुद्धि की वृद्धि और चौथा वाला ऑप्शन है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है दूसरा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि के वितरण हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन हुए हैं, तो क्या आपके ये सभी क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, आप ये एनालिसिस अपना करते चलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे यानी कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च नैतिक विकास होता है, या समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका चौथा ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई एग्जामों में आया हुआ है। पूछा गया है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह खाली स्थान कहलाता है। कह रहे हैं कि जब पूर्व का अधिगम है नई स्थितियों की सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों चूंकि प्रभावित नहीं करेगा तो यह एक प्रकार का शून्य स्थानांतरण होगा, इसलिए हमारा पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, पहला संज्ञानात्मक गतिविधि, दूसरा मनोगतिक प्रक्रिया, तीसरा मनोवैज्ञानिक परिघटना और चौथा है भावात्मक व्यवहार। कह रहे हैं चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, काफी अच्छा प्रश्न है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। यह एक प्रकार का जो है मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी अच्छा प्रश्न ही है। पूछा गया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। दूसरा वाला ऑप्शन है मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा वाला ऑप्शन है वैयक्तिक रूप से और चौथा वाला ऑप्शन है समूहों में। आप लोग बताइएगा बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मीन्स इंडिविजुअल और ग्रुप में, बोथ दोनों रूप से ये लोग सीखते हैं बच्चे, ठीक है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या प्रत्यक्षण कहलाती है, या समायोजन कहलाती है, या समावेशन कहलाती है, या स्कीमा कहलाती है। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट किए हैं। तो ये समावेशन कहलाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वें नंबर का प्रश्न है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक शिक्षिका है, वो अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। क्या पुनर्वलन को बढ़ावा मिलता है, या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, या वैयक्तिक विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलता है, या शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका दूसरा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तो इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते चलिए।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को आप काफी सतर्कता और सहजता से पढ़ना सीखिए और उसके ऑप्शंस को भी पढ़िए। अगर आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ ले गए, ऑप्शंस को भी पढ़ ले गए, तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है। मीन्स सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात की गई है। क्या मॉडलिंग से संबंधित है, या अनुकरण से, या अभिसारी चिंतन से, या अपसारी या बहुविध चिंतन से? तो जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता, वो आपका अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। किसमें दाखिला लेने के लिए? मेडिकल कॉलेज में, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है, मीन्स मोटिवेटेड है। पहला है वैयक्तिक रूप से, या अनुभविक रूप से, या आंतरिक रूप से, या बाह्य रूप से। यानी वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है, आप लोग बताइए। तो वह व्यक्ति जो है इंटरनली, यानी वह जो विद्यार्थी है वह इंटरनली जो है आपका एक तरीके से मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आंतरिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का। प्रश्न है कि व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। पहला, सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। व्यवहार, बिहेवियर की बात की गई है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ये 4 ऑप्शन है, इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे? आप लोग भी ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। यानी कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। क्या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित करने में के लिए है, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए है, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए है? तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर का है, आप लोग अपने मन में इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, आप अपने साथ एक पेन और रफ रखिए, मीन्स रफ और कॉपी रखिए, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे आप 14 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, अपने मन में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सही हो रहा है तो उस पर टिक कर लीजिए, सही है। तो इसी तरह सभी प्रश्नों में चेक करिए। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का है। तो इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं, क्लास के अंत में अपना आप डिसाइड कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है 15 नंबर का कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम? कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, आपके लिए मैं टाइम हम दे रहे हैं, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए दोस्तों पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है।
तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि एक्टिविटीज की बात की गई है में शामिल करती हैं, तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। वह एक प्रकार की समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। ये तो नहीं होगा दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। देखा जाए अगला वाला ऑप्शन है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और चौथा वाला ऑप्शन है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया ही गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों, जब शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग होगा तो उसमें इंद्रियां शामिल ही होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया सीटेट के। प्रश्न है 18 नंबर का कि कोहलवर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कोहलवर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में अगर निर्णय लेना है तो इस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कड़ा या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। दूसरा ही सही हो जाएगा, यह एक प्रकार की नैतिक तर्कड़ा होगी। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। यानी कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। तो 19 का दोस्तों पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करते हैं। क्या दुश्चिंता हो जाएगा या सामाजिकरण या मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का प्रश्न है, जैसे कहा गया शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करते हैं। अगर सामूहिक गतिविधि करेंगे दोस्तों तो यह एक प्रकार का सामाजिकरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दूसरा सामाजिकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है दोस्तों और इसके ऑप्शंस भी बड़े हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की बात की गई है। समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो 4th वाला ऑप्शन है, काफी बेस्ट ऑप्शन है जो कि दिया गया है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे। यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शंस में से आपके ये चौथा वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है। दूसरा वाला होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे केवल दिया गया है। और यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए ध्यान से, निगेटिव ऑप्शन है, निर्योग्य दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। और पहला वाला ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले, ये भी किसी पार्टिकुलर की बात की गई है, विशेष की, एक की, तो ये भी नहीं होगा। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता की संबंधी कारक है।
पहला आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तीसरा वाला ऑप्शन है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। आनुवंशिकता का लक्षण क्या है? पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंखों का रंग। बाकी 3 ऑप्शन नहीं होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः मीन्स जनरली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश या भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता या उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास टाइम है दोस्तों, तो इसका चौथा ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। क्या वैयक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, या अंतः संबंध है, या निरंतरता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर है? सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना जो है उसे सीखने में बहुत ज्यादा समय लेती है। तो दोस्तों यह एक प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नता ही होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणात्मकता, चौथा है शारीरिक गठन। पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से खाली स्थान की अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी जो तीनों आपके हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणात्मकता, सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न है, 26। पूछा गया कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास का मतलब होता है जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। पहला वाला ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। यानी कि संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत आपस में। तो निश्चित रूप से बातचीत करने में दिक्कत होगी, पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विकार से दोस्तों एक प्रश्न तो फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। 27 नंबर का प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सुनने से या पढ़ने से, बोलने से, बोलने व सुनने से। कई बार कई सीटेट के एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिसलेक्सिया कई बार पूछा गया। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो डिसलेक्सिया वो पठन विकार से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पढ़ने से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का 28 नंबर। पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, या वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, चारों ऑप्शन में लैंगिक पूर्वाग्रह। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न,
पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण या संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आज की क्लास में दोस्तों 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताएं।